आज हम पढ़ने वाले हैं आपके फिजिक्स का बेसिक पार्ट। देखिए होता क्या है कि फिजिक्स ज़्यादातर बच्चों को हार्ड लगता है। इसके पीछे क्या कारण है कि बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगता है? तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, बेसिक्स हैं जो अगर हमें ना मालूम हो तो हमारे लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि फिजिक्स आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। मैंने अपना एडमिशन जी से करवाया। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी क्लासेस में। मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से बेसिक फिजिक्स के पार्ट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। वो है फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ ग्राफ, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं आपको बार बार करना चाहूंगा कि जिनको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए आज का ये क्लास स्पेशल है। इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहेंगे कि जब आप फिजिक्स पढ़ने के लिए आते हैं तो सब चीज़ जान लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद फंसते हैं, और वो हिस्सा है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट होता है जो अगर आपको ना मालूम हो तो फिजिक्स आपका अधूरा रहेगा, जिसमें डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शनल सम्स, माइनस प्लस सिस्टम, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन जिसमें हम 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, हम मेंसुरेशन की बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल, सर्कल, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये सारी चीज़ें आपके बेस में, यानी आपका बेसिक मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, यानी मस्ट डू आपका होना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे के पोर्शन स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? देखिए, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, शादी का फंक्शन, इसका फंक्शन, उसका फंक्शन। बट एक्चुअली में फंक्शन एक सिस्टम होता है जिसमें आप इनपुट डालते हैं और आउटपुट निकलता है। फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये एफ हो गया और ये एक्स हो गया। ये डिनोशन होता है जिसमें ये ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो पूरा फंक्शन कहलाता है, और ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ये हमारा इनपुट होता है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में कई तरह के इक्वेशंस होते हैं, वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं, यहाँ पे मान लेते हैं ये बाई है और ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएंगे तो बाई की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। अगर हम कोशिश करें कि एक्स की वैल्यू हमारा 0 है तो यहाँ बाई कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी हमारे पास 2 आ जाएगा। वही अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर बाई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो हम ये चीज़ देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हमने इनपुट में चेंज किया तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर आउटपुट में बदलाव देखने को मिला है यहाँ पे। तो जैसे एक जूसर मशीन होता है जिसमें आप संतरे, फ्रूट जो भी आप डालते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जूस बाहर निकलता है, तो वैसे ही हम कहना चाहेंगे कि एक सिस्टम है जिसमें आप यहाँ इनपुट को देते हैं तो आपका यहाँ पर आउटपुट बाहर निकलता है, और फंक्शन कई तरीके का हो सकता है। अब आगे हम बात करना चाहेंगे रेट ऑफ चेंज के बारे में। बेसिकली रेट ऑफ चेंज क्या होता है? देखिए, जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एक ऐसा वर्ड जो आपको बताता है कि हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको एग्जाम्पल कई तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मॉर्निंग में आपके पास 10 रुपया है और इवनिंग में आपके पास हो गया 100 रुपीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पैसों में कितना चेंज है तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 100 रुपीज़ है और इनिशियल अमाउंट है 10 रुपीज़, यानी 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 रुपीज़ आएगी, और वो प्लस में है, जो ये दिखाता है कि आपको गेन हुआ है। इसका मतलब 90 रुपये का आपका लाभ हुआ है। लेकिन अगर मॉर्निंग में आपके पास 100 रुपीज़ होता और इवनिंग में आपके पास 10 रुपीज़ बचता, अगर मैं फिर आपसे पूछता कि आपका क्या पैसों में चेंज है, तो इस बार आप 100 माइनस 10 नहीं करते हैं, इस बार आप 10 माइनस 100 करते हैं, और ये माइनस 90 हमें बताता है कि आपका लॉस हुआ है। तो ये जो माइनस और प्लस है यहाँ पर, ये इंडिकेट करते हैं हमारे गेन और लॉस के बारे में। तो बेसिकली आपके माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चेंज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल की। अब फिजिक्स के अंदर एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेट। बेसिकली रेट क्या होता है? जब हम रेट की बात करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद मान के चलिए 10 किलो चावल का पैकेट है, आपने पूछा कि इसका दाम कितना है, कितनी इसकी वैल्यू है, तो उसने कहा कि ये 600 रुपये का है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि उसने पूरे पैकेट का दाम 600 रुपये बताया है, और हम जब
किसी को बताएंगे कि चावल का क्या रेट है, तो ऑब्वियसली हम 1 किलो चावल का बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस 600 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 किलो है तो 1 किलो का आएगा। तो जब हम एक यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें डिवाइड करना होता है और यहीं से क्रिएट होता है रेट। जब दोनों को मर्ज करते हैं रेट ऑफ चेंज, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बनता है जिसमें एक रेट ऑफ चेंज होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस होता है फाइनल और इनिशियल का, वो एक ऐसी वैल्यू को देता है जो कि मिजरेबल होता है, मतलब एवरेज वैल्यू होता है ना, ठीक ठाक है, बढ़िया से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल इंस्टेंट की बात करते हैं, बिल्कुल मान के चलो हम बात कर रहे हैं 2.01 और अगले बार में बात कर रहे हैं 2.02, यानी कि बहुत हल्का, बहुत कम का चेंज आता है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब समझना हमें ये है कि हमारे फिजिक्स में ये दोनों ही रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, बट आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स में कई फॉर्मेट में दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें और हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें यहाँ पे, तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पर हमने लिखा है डेल्टा एक्स और यहाँ लिखा है डेल्टा टी। डेल्टा एक्स हमें क्या बताता है, डेल्टा एक्स बताता है हमारा चेंज इन एक्स। मैं एक्स लिख देता हूं, आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा, चलिए, और ये लिख देता हूं चेंज इन टी, चेंज इन टी यानी टाइम। समझ लेते हैं, आगे हम आपको डिस्प्लेसमेंट या आगे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, हम एक एक चीज इस वाले पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल इनकी पूरी की बात करेंगे, इस दो पूरे की बात करेंगे, तब हम यहां बोलेंगे रेट ऑफ चेंज यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम, जो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहां समझना है कि बेसिकली यहां पर हमने लिखा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज हम यूज कर रहे हैं, तो डिवीजन बहुत जरूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष में, तो टाइम के सापेक्ष में। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 600 रुपये हैं और 10 किलो चावल है, तो आपने 600 को 10 से डिवाइड किया तो 60 रुपीज आपको मिला, जो ये बताता है कि 1 किलो चावल का दाम कितना है, 60 रुपीज है। तो ये वाला आपका ग्राफ के जरिए भी हम आपको समझाएंगे। अब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस में फिजिक्स में वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग स्मॉल लेटर डी का यूज करते हैं और यहाँ पर डेल्टा का यूज करते हैं। जहाँ भी डेल्टा लिखा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहाँ भी आपका ये डेल्टा लिखा हुआ होगा, डेल्टा का मतलब चेंज और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि एक एवरेज चेंज को दिखाता है। जैसे डेल्टा वी, डेल्टा एफ, डेल्टा एम, डेल्टा पी, कुछ इस तरीके से यूज करेंगे हम। और अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो स्मॉल डी यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। वेरी स्मॉल चेंज, जब बहुत छोटा चेंज होता है तो हम लोग स्मॉल डी की बात करते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली हम लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए बेसिकली ये डी एक्स क्या है यहाँ पे, तो डी एक्स है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और यहाँ पर डी टी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक एक चीज, एक एक टर्म को बता रहा हूं ताकि आपको फिजिक्स के टर्म्स बहुत आसानी समझ में आ सके। अब यहां पर हमें एक चीज और समझना होगा, और वो ये समझना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, लेकिन जब हम इसको डिवीजन के साथ में पूरा बात कर रहे हैं यहां पे बेसिकली, तो ओवरऑल यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो कुछ इस तरीके से हमारा रेट ऑफ चेंज होता है। आइए इस रेट ऑफ चेंज को हम लोग ग्राफ के जरिए और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमने दो ग्राफ आपको बनाए हैं। हमने बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा लाइन होता है ये एक्स का होता है और ये हमारा वाई का होता है। हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट है जो एक्स होता है, और ये हमारा आउटपुट है। हम उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिसमें आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ सकें। हमने कर्व बनाया है। ग्राफ में जब कोई ग्राफ आपको बना कर दिया जाता है, इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर मूव करता है। ग्राफ डिपेंड करता है दो टर्म्स के
क्या क्या चेंजेज है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें हम एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस की बात करते हैं। तो हमने ये ग्राफ बनाया और हमें यहां पर दिखाना है कि किस तरीके से एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहां क्या करेंगे, दो टर्म ले लेते हैं, यहां एक ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मान के चलिए हमारा x1 है और ये मान के चलिए हमारा x2 है। यानी कि हमने अपने इनपुट में कुछ इस तरीके से बदलाव किए हैं कि एक बार हमने x1 दिया है और एक बार हमने x2 दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग x1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो मान लो यहाँ पर हमें y1 मिलेगा और मान लो x2 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा, y2 मिलेगा। अब इन दोनों का अगर हम चेंज निकालेंगे तो इसको डेल्टा x बोलेंगे, जो कि बताएगा x2 माइनस x1। और अगर मैं इन दोनों का चेंज निकालूंगा तो ये डेल्टा बाई बताएगा, जो बताएगा y2 माइनस y1। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से, तो इस तरीके का हमारा एक बनता है जिसमें हमें एक स्लोप की भी बात की जाती है। इसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या ग्राफ का स्लोप होता है। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाते हैं आप, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखते हैं जो बड़ी वाली लाइन होता है जो बिल्कुल स्लोप में होता है, उसको हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और जब हम लोग इसका निकालते हैं स्लोप, तो यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है जिसको हम थीटा बोल सकते हैं, इसको tan थीटा कहते हैं या एम कहते हैं, तो वही हमारा रेट ऑफ चेंज भी होता है और हमारा स्लोप भी होता है। कई मामलों में अलग होता है, कई मामलों में ग्राफ के मामलों में सेम होता है यहाँ पे। तो हम उतना नहीं जाएंगे, हम आपको बताएंगे, बट बेसिकली यहां पर हम आपको लेके आना चाहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे यहां पे, तो हम आपको ये बताएंगे। और ये चीज क्या है, ये है डेल्टा बाई और ये क्या है, ये है डेल्टा एक्स। तो बेसिकली ये हो गया आपका डेल्टा बाई और ये हो गया डेल्टा एक्स। तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पर दिखाया है आपके रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। इनपुट और आउटपुट को हमने समझाने के लिए यहां पर दिया कि हम इस तरीके से करेंगे, आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से जाएंगे। तो अब इस वाले ग्राफ पे आते हैं। यहां पर मान के लो ये एक पॉइंट है, यहां पे दिस इज x1, जस्ट इसके जस्ट बगल में ठीक यहीं पे एक और पॉइंट है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x2। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बिल्कुल यहां पर ये टच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच में जो चेंजेज है वो दिखा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए हम लोग टेंजेंट वर्ड का यूज करते हैं, TANGENT, टेंजेंट। टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा, यानी किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट से जब वो टच करके निकलता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। और फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों पॉइंट इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। सो यहाँ पर मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। चलो इससे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने जो लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा थीटा बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना स्लोप वगैरह निकाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हम डी बाई बाई डी एक्स वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके का डी बाई बाई डी एक्स अगर हम बोलते हैं टेंजेंट की या बाकी चीजों की तो, राइट। चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि बेसिकली स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है। देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करना चाहेंगे यहाँ पे, अगर नॉर्मल स्ट्रेट है यहाँ पे तो ये आपका थीटा हो गया। स्लोप ऑफ ग्राफ को हम लोग स्लोप को एम से डिनोट करते हैं और जिसका मतलब होता है tan थीटा। अगर बेसिक कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का नॉलेज होगा तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। हालांकि मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ के साथ में हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवाएं बेसिक मैथमेटिक्स का, ताकि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएं और एक सही वे में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में आप आगे बढ़ पाएं। तो यहाँ पर हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम इज इक्वल टू tan थीटा। एम को स्लोप बोलते हैं, दिस इज द tan थीटा। tan थीटा क्या होता है अपना, तो tan थीटा का निकालते हैं बेस आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी अगर हम यहाँ राइट एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करें, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है, और ये हिस्सा हमारा बेस का होता है। आप ग्राफ में कहीं भी बना सकते हैं जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से बाई अपॉन एक्स में फिलहाल लिख देता हूँ, ये बाई और ये एक्स है। डिटेल कभी आएगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, वन शॉट में हम आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है, वरना एक एक टॉपिक में आधा आधा घंटा लगता है समझाने में। बट यहाँ पर हमारा प्रयास है कि सारे टॉपिक को वन शॉट में कवर करवाते हैं आपको।
दूसरी बात यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर भी किसी पॉइंट को लेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थीटा होगा, और अगेन एम इज इक्वल टू टेन थीटा की बात करेंगे, बट यहाँ पर हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की। देखिए जब हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये टर्म जो आगे जाके आप जानेंगे, इसी रेट ऑफ चेंज को हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जो मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आई होप आपको ये स्लोप ऑफ ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। और देखिए फिजिक्स एक बार में कभी किसी को समझ में पूरा नहीं आता है। खुद मुझे फिजिक्स को समझने में 3 महीना लगा था, पर लगातार प्रयास रहा, मेहनत करता रहा, समझता रहा, तब जाके चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई। कभी भी फिजिक्स किसी को पढ़ते समय अगर पूरा ना समझ में आए तो निराशा होने वाली बात नहीं है, मन में कोई आप परेशान नहीं होना कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसमें से अगर आपका 50% भी समझ में आ रहा है तो आपको बहुत समझ में आ रहा है। आप इसको फिर चैप्टर में पढ़ेंगे या वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरमेंट का क्या तरीका होता है, जैसे फोर्स, क्या फोर्स को आप मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कितना न्यूटन है। क्या टाइम को आप माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं, कितना टाइम हुआ है, कैसे गया है। क्या डिस्टेंस को आप माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना मीटर में है, किलोमीटर में है। यूनिट अलग अलग हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमारे फिजिक्स में 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना होता है। पहला हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी कहता है कि देखिए इनको ऐड करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से अलजेब्रिकली आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टाइम, अब टाइम को अगर हमें ऐड करना हो, मैंने कहा कि एक टाइम हमें 10 सेकंड लगा है, अगली बार हमें 20 सेकंड लगा है, और उसके अगली बार जो है वापस से हमें 10 सेकंड लगा है, तो आप इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। 10 + 20 + 10 कर देंगे, आपका टोटल 40 सेकंड यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है। तो यहां पर आपने सिंपल अलजेब्रिकली मेथड से ऐड कर दिया है। क्या आपने ऐसा बोला कि 10 सेकंड लगा है तो कौन से डायरेक्शन में लगा है, ईस्ट में, वेस्ट में, अप में, डाउन में? नहीं पूछा ना आपने। या आपने 20 सेकंड लगाया तो क्या उसका कोई अलग पैमाना है, कोई अलग तरीका है? कुछ नहीं आपने पूछा, डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो इस तरह से डायरेक्टली जो चीज़ें ऐड होती है वो किस लिस्ट में आते हैं? स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको ऐड करने के लिए स्पेशल रूल की नीड होती है, और उसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी हम आपको अगले ही स्लाइड में आपको बताएंगे, बट हम आपके दिमाग से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहेंगे। क्लास 9th में हमें पढ़ाया जाता है कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारा स्केलर होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर के पास में, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो क्या ये जो डेफिनेशन है वो क्लास 12th के लेवल पर भी चलेगा? तो जवाब है नहीं। वो एक छोटा क्लास था जहां पर आपको एक छोटे से डेफिनेशन में आपको समझाया गया था। ये बात सत्य है, लेकिन कई जगह पे इसका अपवाद भी हमें देखने को मिलता है। आप क्योंकि उस समय क्लास 9th में थे, आपको इतनी चीजें नहीं समझ में आती, इसलिए सिंपल तरीके से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दिया गया है। बट हमें यही मान के चलना है कि हाँ ठीक है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। पर जब हम लोग डीप नॉलेज में जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि वेक्टर वो क्वांटिटी होते हैं जिसको अगर आपको ऐड करना हो तो आपको बहुत अलग तरीके से एक स्पेशल रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और स्केलर में कोई रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर का सिंबल कैसा होता है, वेक्टर दिखता कैसा है? देखिए हम किसी वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, चलिए इसी से दिखाते हैं। ये हमने लिखा वेक्टर एफ। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर है, तो हम इसके हेड पे एक एरो लगा देंगे। ये एरो हमें दिखाता है कि ये एक वेक्टर है। कैसे इसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे एफ वेक्टर या वेक्टर एफ बोलेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, वेक्टर एफ या एफ वेक्टर। मैं एक एक बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपका। या मान के चलिए वेक्टर एक्स है ना, वेक्टर वी, वेक्टर ए, जैसे मर्जी आप दिखा दीजिए। अब हम बात करना चाहेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। क्या मैग्नीट्यूड को अलग किया जा सकता है, डायरेक्शन को अलग किया जा सकता है? बेसिकली जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक वेक्टर के अंदर दोनों ही चीज़ें पाई जाती है, मैग्नीट्यूड भी पाई जाती है, डायरेक्शन भी पाया जाता है। तो जब हम इन दोनों को ही बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसके पास दोनों ही चीज़ें हैं, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है।
और होता क्या है कि जब हम सिंपल कैलकुलेशन में आते हैं तो हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्शन की नीड केवल और केवल एफबीडी, आगे आप पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होता है। बाकी नॉर्मल हम अलजेब्रिकली कैलकुलेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनके डायरेक्शन को हटा देंगे, केवल केवल मैग्नीट्यूड को रखेंगे। और जब हम लोग मैग्नीट्यूड को रखेंगे तो कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको मॉड के अंदर लाएंगे। जो लाइन आप देख रहे हैं इसको मॉड कहते हैं। मॉडुलस एक फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है, बट यहां पर मॉडुलस का कुछ और मतलब है। यहां अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि देखिए ये एक वेक्टर पहले था, क्योंकि इसके ऊपर एरो है, क्योंकि हमने इसको मॉड के अंडर क्लोज कर दिया है, एक फंक्शन में डाल दिया है। सो इस तरह की चीजों को बोलेंगे, इसका खाली मैग्नीट्यूड है। आप चाहें तो सिंपल इसको एफ भी लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, सवाल ये रहेगा कि इस कंडीशन में क्या ये वेक्टर रहा या स्केलर बन गया? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को हटा देते हैं तो केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बचता है, जो ट्रीट होता है एज ए स्केलर। वैसे वो वेक्टर है, बट उस कैलकुलेशन में एज ए स्केलर की तरह यूज करेंगे, जहां बहुत आसान तरीके से अपने कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो इसको समझिएगा, यहां पर ये केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें v की, जैसे मान लो ये v है ना, इसको ऐसे लिख दो या नॉर्मल आप इस तरीके से लिख दो। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। बहुत तरह के वेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें यूनिट वेक्टर भी एक पार्ट होता है जो आपके सिलेबस में मौजूद है। यूनिट वेक्टर कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? देखिए, यूनिट वेक्टर का बहुत सिंपल तरीका होता है डिनोट करने का। जैसे मान के चलिए हमने लिखा एफ, है ना, तो यहाँ कैप लगाते हैं, एफ कैप इसको बोलते हैं। या मान के चलिए एन लिखते हैं, इसको एन कैप बोलते हैं, या वी कैप बोलते हैं, एक्स कैप बोलते हैं। और जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो 1 होता है, और इसी कारण से हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर इस वेक्टर का मॉड निकालूं तो 1 आएगा, और बाकी वेक्टर्स भी अगर मैं निकालूंगा तब भी इसका इतना ही आएगा। क्लियर है ये पार्ट आपका यूनिट वेक्टर का सिस्टम? यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं इस तरह से, इसको कैप बोलते हैं। कैप कैसे बोलेंगे? एफ कैप, एन कैप, वी कैप, एक्स कैप, और इनके सारे के सारे जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का वो 1 होगा। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स का। देखिए, वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग अपने सिलेबस में कुछ इस तरीके से करेंगे। लेट वी सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारा ए है इस तरीके का, है ना, ये वेक्टर ए है, और ये हमारा एक वेक्टर बी है, इसको समझिएगा, ठीक है। अब वेक्टर्स को कभी भी हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग 360 रोटेट कर सकते हैं। कभी भी ये गलती आप मत करना कि कहीं भी कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन इनका फिक्स होता है। और इस वाले पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं, ठीक है। इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो कैसे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वापस से 360 लाके यहीं पर हमें रखना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स तब होते हैं जब इनके जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होते हैं और डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख दूं कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, बट इनका डायरेक्शन अलग है। जब डायरेक्शन अलग होता है तो वेक्टर में एक तरीका अपनाया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे ये मेरा मार्कर है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। इसको मैं सेंटर नहीं ओरिजिन बना लेता हूं। अब मैं कहूंगा कि यहां से ऊपर जब भी हम जाएंगे तो वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, जितनी भी वैल्यूज होगी पॉजिटिव में होगी। और अगर हम लोग डाउन की बात करेंगे तो नेगेटिव की बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं -5 बोलूंगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि हम नीचे की बात कर रहे हैं। तो जो माइनस लिखा है बेसिकली डायरेक्शन का काम कर रहा है। वेक्टर में प्लस या माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। उसी तरीके से अगर मैं इसको लेफ्ट और राइट के बारे में बात करूं और मैं कहूं कि इधर माइनस है और मैं कहूं कि इधर प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि हमारा माइनस और प्लस हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अगर मैं बोलूंगा +10 तो ऑटोमेटिक आप इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दोगे, फिर हमें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। अगर मैं बोलूंगा -10 तो ऑटोमेटिक आप इस डायरेक्शन में मूव हो जाओगे और ऑटोमेटिक आप करोगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पे अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसके अपोजिट वाला नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में जो नेगेटिव वेक्टर हमने लिखा है हम बोलेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी।
अब ध्यान से आपको ये देखना, ये बता रहा है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके का हमने बी बनाया है जो कि इसका अपोजिट है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स के नाम से जानेंगे। चलिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अभी यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल था, अब डायरेक्शन भी हम एक जैसा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी कर देंगे। हम बोल सकते हैं इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। कौन से? ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है। और अगर मैं बात करना चाहूं इन वेक्टर्स की, अगर मैं बात करना चाहूं इन दोनों वेक्टर्स की, इन दोनों की, तो ये हो गए नेगेटिव वेक्टर्स, राइट। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करना चाहेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की। बेसिकली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, हम आपको ये थोड़ा समझाना चाहेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तो हम बोलते हैं स्पेशल सेट ऑफ रूल्स टू बी एडेड फॉर वेक्टर्स इज नोन एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपका ये पार्ट टीएमए का चैप्टर है, जिन बच्चों को ऑन डिमांड के एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, बट जिन बच्चों को केवल पब्लिक एग्जाम देना है उनके लिए बस थोड़ा इंफॉर्मेशन ही उनके लिए सही है। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हमने लिया है, लेट मी सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और ये हमारा वेक्टर बी है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं, उनमें कहते हैं कोई एक वेक्टर आप लीजिए। चलिए, इनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, कलर चेंज कर देता हूं यहां पे। इनका स्टेटमेंट ये है बेसिकली, चलो एक अलग से कलर ले लेता हूं। इनका स्टेटमेंट है कि हमने एक वेक्टर लिया, चलो ये वेक्टर ए ले लेते हैं। अब कहते हैं ये कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखिए। तो पहला वेक्टर का हेड तो ये है और दूसरे वेक्टर का टेल ये है, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखिए। ध्यान देना होगा इस बात का कि हमें वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। हमने कहा है कि वेक्टर डायरेक्शन चेंज करते ही वेक्टर ही बदल जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में थोड़ा भी बदलाव कर दूं और मैं बोलूं कि क्या वो वही वेक्टर है जो पहले था, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेक्टर बदल चुका है। डायरेक्शन जो होता है वो वही रहता है, बदलने के साथ वेक्टर बदल जाएगा। अब मान के चलो ना, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। अब ये वेक्टर का जितना वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उतना ही रखते हैं। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 है, या फोर्स मान लो है 10 न्यूटन है। अभी इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अभी बोलूं इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो डायरेक्शन में बिना किसी बदलाव के अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो पहला सेट कहता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखिए, एंड देन अब आपको यहां पर क्या करना है, तो आपको यहां पर एक काम ये करना है कि अब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कीजिए। तो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को यहां ज्वाइन करेंगे। ये जो हमें येलो वाला मिला है, ये हमारा क्या है, सम्स है ए और बी का। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी ये है ए प्लस बी। आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम वेक्टर ए को खाली बोल रहे थे तो केवल इस डायरेक्शन में चल रहा था, वेक्टर बी को बोल रहे थे तो केवल इस डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन जब हमने दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए इस रूल को फॉलो किया तो हमें एक नया वेक्टर मिला जिसका ये डायरेक्शन था, एंड दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए तीनों का अलग अलग है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में एज ए होमवर्क आप वेक्टर बी को पहला वेक्टर बनाना, वेक्टर ए को दूसरा वेक्टर बनाना, फिर ट्राई करके देखना कि वेक्टर ए प्लस बी का यही डायरेक्शन आता है या नहीं आता है। तो चलिए आगे बात करना चाहेंगे। वेक्टर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको लगभग दे दिया है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में जाऊंगा तो कम से कम मुझे यहाँ पर आधा पौन घंटा लगेगा इसको समझाने में। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक भी करते हैं जो आपके एबीडी में भी काम आता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू बाई एक्सिस। तो इसको जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वेक्टर का, ठीक है, जैसे मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एक वेक्टर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलो डिफरेंशिएशन से पहले काम करते हैं, आपको एक वेक्टर को ऐड करके दिखाते हैं। ये हम ग्राफ ले लेते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं इसको समझिएगा।
अब मैं यहां पर एक वेक्टर लेते हैं, मान लो ये वेक्टर एफ है, दिस इज द वेक्टर एफ। कंपोनेंट हम निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग बाई एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो ये वाला निकलेगा हिस्सा, है ना, ये हिस्सा निकलेगा जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे ये यहां पर, ठीक है। और अगर मैं इधर इसका लूं यहां पे तो ये हिस्सा जो है क्या बोलेंगे, इसको एफ बाई बोलेंगे यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एफ एक्स तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एफ एक्स किधर का है, लेकिन यहां पर लगा दूं आई कैप तो ये आसान हो जाएगा कि हमारा एक्स एक्सिस का। फिर कहेंगे सर ये नई चीज कहां से आ गई, आई कैप कहां से आ गई। तो जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, मान लो ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है, एक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं, बाई के लिए जे कैप यूज करते हैं और जेड के लिए के कैप यूज करते हैं। अगर मैं यहां बोलूंगा एफ एक्स आई कैप तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे क्या यहां पे कि ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि खाली ये हिस्सा को क्या बोलेंगे, तो इसको हम खाली कंपोनेंट बोलेंगे, क्योंकि आई कैप के साथ है तो ये वेक्टर बन गया है। आई कैप हटा के खाली एफ एक्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऐसा ही आप बाई का निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप बाकी का निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको ये आप समझाना चाहते हैं कि वेक्टर एफ निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। आई होप ये सेगमेंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अब यहां पर हम आना चाहेंगे दो टर्म, एक आपका डिफरेंशिएशन, एक आपका इंटीग्रेशन। ये दो चीजें जब बच्चों के सामने आता है तो उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना। अब बहुत छोटी छोटी चीजें यहां पर है जो आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए हमने सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन बोला है, लेकिन इसी डी बाई डी एक्स को आपने नई तरीके से सीखा है इसको। और हमारा नया तरीका क्या कहता है, हमारा नया तरीका यहां पर कहता है कि ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो अभी आपने पढ़ा है। बट मैथमेटिक्स में इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं और फिजिक्स के अंदर इसी टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। देखिए चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, लैंग्वेज का फर्क है, लेकिन इनका जो फॉर्मूला वो बिल्कुल सेम होता है। मान लेते हैं कि बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है। पावर में सिंपल, जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, नॉर्मल पावर बोलते हैं। तो यहां पर हमने कहा बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो या रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो ये फॉर्मूला कहता है कि देखिए जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझना, फॉर्मूला को फॉर्मूला की दृष्टि से मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप समझो। तो पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कहता है कि इसके पावर में 1 माइनस कर देना। बस ये दो काम कर दोगे आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। देखिए आप अपने दिमाग से कुछ भी एग्जांपल ले लेना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो कितना आसान तरीके से आ जाएगा। देखिए ये आगे 3 लिख दूंगा, कुछ करना नहीं है, 3 को 3 लिख दूंगा, ये एक्स है और इसके पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, ये बन जाएगा 3x² और ये हमारा आंसर हो गया। और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। हाँ एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं कांस्टेंट का, वो 0 होता है। क्यों 0 होता है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैथमेटिक्स का हिस्सा, आपको प्रॉब्लम होगा। बस इतना याद रखना है, कांस्टेंट का 0 होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लेता जिसमें मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 2x² प्लस 1 लिख देता, या मान लो कि प्लस 10 लिख देता, कुछ भी लिख देता। अब इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता तो मैं करता dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट सबको अलग अलग करता, इसको करता 3 और x की पावर 3 माइनस 1 प्लस, देखो ये 2 तो पहले से बैठा हुआ है और ये 2 अलग यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और x की पावर 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का हो गया 0।
अब देखो क्या आंसर हो गया, 3x², 2 2 जा 4 x, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम अपने फिजिक्स के अंदर इस छोटे से फॉर्मूला का यूज करके बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले टर्म की बात करेंगे। इंटीग्रेशन वाले टर्म में अगर हम आएंगे यहाँ पे तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन कुछ और कहता है। इंटीग्रेशन का जो डिनोट करने का तरीका होता है बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम समेशन कहते हैं। आपको याद होगा क्लास 10th में आप इस तरीके का सिंबल पढ़ते थे, जिसमें आप पढ़ते थे कि n = 1 से लेके 10 तक हम बात करें, जिसमें आप छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने की कोशिश करते थे, यानी ऐड करते थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे इस सारी चीज़ों को। उसी को एक नया सिंबल दे दिया है कुछ इस तरीके का, जो सांप का टाइप का ऐसे बैठा हुआ है। अब इसमें भी क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है, मान लो x1 हो गया, एक अपर लिमिट होता है, और इसके साथ में कुछ फंक्शंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे यहाँ dx dt, जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। ये वाला टर्म यहाँ पर आपका फिक्स रहेगा। तो मान लेते हैं कि y = x⁴n है, और हमें इस फॉर्मूला को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि x⁴n x1 से x2 dx, इसमें क्या क्या कॉमन है, dx हमेशा रहेगा, चाहे dt हो, dx हो, dm हो, ये ऑलवेज आपको दिखेगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको दिखेगा, ठीक है। ये चीजें बीच में बदलता रहेगा। अब क्या करना है, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, पावर को आगे मल्टीप्लाई किया था और बाकी पावर में से एक माइनस किया था। देखो कुछ बच्चे की गलती क्या है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, रे बड़ा हाई फाई लग रहा है, बड़ा खतरनाक लग रहा है। आप क्यों हाई फाई और खतरनाक चीजें सोच रहे हो, आप ये सोचो ना कि पावर इसका n है, हम क्या करेंगे, इसके पावर में 1 ऐड कर देंगे, और जो हमारा एडिशन वाला सिस्टम होगा उसी से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या मैंने बोला कि इसका जो पावर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, यहां बन गया n+1, और वही n+1 से इसको डिवाइड कर देंगे, बाकी यहाँ x1 से x2 यहां पर लगा देंगे। एक एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं जिससे कि चीजें आपको आसान हो जाए। जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके सामने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, छोटे छोटे टर्म में समझना ईजी हो जाए यहाँ पर। चलिए तो हम यहाँ ले लेते हैं y = x⁴ + 2x² + 10, ठीक है। अब मान लो कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन में जाएगा। पहले तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग x³ + 2x² + 10, और यहाँ लिख देंगे dx। मान लेते हैं यहाँ पर 1 से 2, क्या मान लेते हैं, इसका लिमिट 1 से 2 इसका मान लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन पार्ट में डालेंगे, 1 से 2 है ना, x³ dx प्लस, देखो ये 2 बाहर निकाल देना, तो ये 1 से 2 है ना, ये 2x² है, x² dx, और देखो डरना नहीं, 1 से 2, देखो 10 लिखा हुआ है। अब देखो जी 10 लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लिखना चाहिए इसको समझना है यहाँ पर। तो आप एक काम करो, पहली बात तो 10 को बाहर निकाल दो, 10 को बाहर निकाल दो, 1 से 2, और यहाँ डालो x⁴0 dx, क्योंकि देखो कुछ नहीं है तो 1 है, और किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। दिमाग में सेट कर लो, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना बोल रहा हूं उतना ही समझ लो। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक सिस्टम बदल गया, क्योंकि x के रूप में देना है हमें। तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको बोला था कि पावर में 3 + 1, और इसी से आप डिवाइड कर देना, यही बोला है ना हमने आपको। 1 से 2 प्लस 2 आगे, यहां देखो x⁴ 2 + 1, और इसी से आपको डिवाइड कर देना है ना। 1 से 2 प्लस 10 बाहर है, x⁴ + 1, और इसी से आपको डिवाइड कर देना है, और 1 से 2। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पर जो है सारे के सारे फॉर्मूला को सेट कर दिया है। अब इसको तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा इसको हम आपको समझाना चाहेंगे, कैसे टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, x⁴ और नीचे 4, और ये क्या हो गया 1 से 2। उसी तरीके से ये 2 x⁵ नीचे क्यूब 1 से 2। उसी तरीके से ये 10, ये केवल x बचा, और ये बचा 1 से 2। अब हम पहुंचने वाले आंसर के पास। आंसर कैसे पहुंचेगा, तो एक बार लोअर लिमिट x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और एक बार अपर लिमिट। ऑब्वियसली पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर वाला हिस्सा क्लियर है आपका, मैं इधर वाले हिस्से को मिटा सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ सर मिटा सकते हैं, चलो ठीक है जी। तो मैं ये वाला हिस्सा यहाँ मिटा के इस एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको सोल्व कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला
तो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि देखो जी, ये जो x की पावर 4 है, अब x की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू है इस 2 को यहाँ पर पुट करो और बाद में इस x या इसको भी पुट करो यहाँ पर। तो एक बार 2 को पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4, है ना। देखिए ये टूट गया। उसी तरीके से 2 आगे मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा 2 की पावर 3 और नीचे हमने यहाँ कर दिया 3 माइनस 1 की पावर 3 और नीचे 3। उसी तरीके से यहाँ पर 10 हो गया और ये आ गया 2 माइनस 1। सिंपल। तो अगले टर्म में कितना आ जाएगा, देखिए हम सिंपल तरीके से आपको बता दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 बाई 4, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ देखो ये 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1। अब इसको आगे आप सिंपल सोल्व कर देना, आंसर आपके साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो देखो 16 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 15 बाई 4 और प्लस ये आगे 2 है, ये 7 बाई 3 है, तो 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई 7 बाई 3 और प्लस हो गया 10। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंपल, ये हो गया 15 बाई 4, 15 बाई 4 प्लस 14 बाई 3 प्लस 10। अब सिंपल इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ऐड कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने विद एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको ये दोनों टर्म को क्लियर किया है। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। देखिए इतना में ही जो है हमारा कितना समय चला गया, तो मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो जाएगा ये। फिर देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, 3 इक्वेशन आपको दिमाग में सेट कर लेना है, रट लेना है। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन होता है जिससे कि हमें चीजें समझने में आसानी होती है। ओके, the first equation is v is equal to u plus at. The second equation is s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square is equal to u square plus 2as. कुछ बच्चे कहेंगे सर सुना सुना सा लग रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम बार बार भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में तो आता है बट इस पे क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है। तो आइए हम तीनों तरह के बच्चों का यहाँ पर समाधान करते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये टर्म होते क्या हैं। देखिए u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। मान लो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने स्टार्ट किया जो हमारे स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी ना, वो हमारा कहलाएगा प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। जब हम किसी टर्म को पॉइंट करेंगे यानी यहां से यहां तक का, तो जो बाद वाला पॉइंट यानी आखिरी वाला होगा उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो हमारा डिस्टेंस होगा, इसके बाद बीच का हमारा टाइमिंग होगा और ए हमारा एक्सेलरेशन होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर आपका क्लियर करके आपको यहां पर बता दिया है। अब हम इन टर्म्स को सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि ये है क्या। तो पहले तो इनको हम समझेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ये सारी चीजें हम एक एक करके यहां पर देखते हैं, एकदम बेसिक लेवल से इसको समझते हैं। जैसे मोशन क्या होता है, देखिए हम जब मोशन की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, तो वो जब मूवमेंट कर रहा होता है तो हम कैसे इस चीज को बता पाएंगे कि वो मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट है। तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? एक रुकी हुई वस्तु, जैसे कि वो घर हो सकता है, वो खंभा हो सकता है, वो पोल हो सकता है, वो टावर हो सकता है। अब मान के चलो एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़े हो, वहां से 100 मीटर आगे आप बढ़ते हो। तो आपने 100 मीटर कैसे डिसाइड किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि फिक्स है, वहां से हमने स्टार्ट किया और उसके आगे तक बढ़ते गए तो हमने पता चला 100 मीटर तक आगे बढ़े हैं। यानी बेसिकली यहाँ आपका पोजीशन चेंज हुआ है। जब आपका पोजीशन में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन कहते हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट या आप खुद खड़े हैं और टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन ये मान के चलो अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अभी भी वही डिस्टेंस है आपका, कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पर रेस्ट में हैं। अब डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? देखिए जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसको हम लोग डिस्टेंस कवर्ड करते हैं। बट अब यहाँ पर हमें ये समझना है बेसिकली कि जब हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं
इनिशियल पॉइंट से या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। अब हमारे पास इतने मल्टीपल चॉइस हैं, हम चाहे तो ऐसे आ सकते हैं, किसने रोका है, हम चाहे तो ऐसे आ सकते हैं, हमारी मर्जी हम घूम फिर के ऐसे आ जाएंगे, कोई रोका है क्या किसी ने, हमें मर्जी ऐसे आ सकते हैं। और एक इसके बीच में होता है जो हम इसमें सीधा जा सकते हैं, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट होता है। तो देखिए जितने भी रास्ते हमने देखे शॉर्ट वाले को छोड़कर, जो अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, वो सारे के सारे डिस्टेंस कवर्ड में आते हैं। हालांकि डिस्टेंस कवर्ड में शॉर्ट वाला भी आता है, लेकिन शॉर्ट वाले रास्ते का एक अलग नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और वो जो स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होगा वही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए आप अपने घर से कॉलेज या स्कूल जाते हैं, मानते हैं आप कॉलेज जाते हैं, आप अपने घर से कॉलेज गए। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने घर से कॉलेज जाएंगे तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे गलियां हो सकती है, रास्ते हो सकते हैं, चौराहे हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते घूम फिर के ऐसे से जाएगा। तो वो जो आप पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड आपने किया है, जो भी मेजरमेंट आपका व्हीकल या आप खुद मेजरमेंट करेंगे, वो आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेकिन आप अपने घर के छत से कॉलेज की छत पे अगर सीधा किसी ऐसे हवाई रास्ते से जाते हैं, जैसे कि पैराशूट हो गया या हेलीकॉप्टर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि दोनों ही बेसिकली मीटर में ही होगा, ये भी मीटर में जाएगा, ये भी आपका मीटर में जाएगा। बट यहाँ पर क्या फर्क आ जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड के बहुत सारे रास्ते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। यहाँ पर स्पीड की बात करना चाहिए। स्पीड क्या होता है, जब हम डिस्टेंस कवर्ड के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा चलने का क्या रफ्तार है, तो उसको हम स्पीड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पीड को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं और कितना हमें टाइम लगा है। यानी कि हम इसको ऐसे दिखाना चाहें, इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से हम यहां दिखा सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे दिखा सकते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, ये आपका हो गया मीटर में, ये आपका हो गया सेकंड में, और ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया यहाँ पर। तो ये आपका एसआई यूनिट भी आपको दे देता है स्पीड का, बट हमें ये समझना होगा क्योंकि डिस्टेंस का कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारा कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वही हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट पे चलेगा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग कुछ इस तरीके से वेक्टर से दिखाते हैं, ये भी वेक्टर हो गया और ये टाइम हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या टर्म यहां पर है। एक और टर्म यहां पर यूज होता है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है, कभी सोचा है आपने? एक्सेलरेटर दबाते ही आप पिकअप में आ जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो 10 की स्पीड से चल रही थी, आपकी गाड़ी जो 5 की स्पीड से चल रही थी, 20 की स्पीड से चल रही थी, आपने एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करके उस स्पीड को बढ़ा दिया। यानी हम कहना चाहेंगे इनडायरेक्टली कि आपने अपने वेलोसिटी में चेंज दिया है। क्या किया है, चेंज किया है। एक ब्रेक लगाने का भी होता है ना, ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं हम रोक देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल समझेंगे कि एक्सेलरेशन दो टर्म से बनता है यहाँ पे, जहां हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, मतलब कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, जहां हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। वही अगर इंस्टेंटेनियस बात करेंगे तो ये बन जाएगा डीवी बाई डी टी, जो कि इंटीग्रेशन के टर्म में भी जाता है। कई बार वेलोसिटी आपको दे दिया जाएगा, आप नॉर्मल से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो हमें ये समझना है बेसिकली कि यहाँ पर डिनोशन की बात करें तो ये होता है मीटर पर सेकंड में, ये होता है सेकंड में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 1/सेकंड, यानी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिंपल से आपको समझ में आ गई बात। तो ये एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसमें हम वेलोसिटी के इंक्रीज होने की बात करते हैं, तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब हम वेलोसिटी के डिक्रीज होने की बात करेंगे, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज होता है, और जहाँ पर डिक्रीज होगा
तो वहां पर वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन। दोनों सेम टर्म ही हैं, बट एक तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। हम अपने आम लाइफ में भी समझ सकते हैं। मान लो कि नॉर्मली आप पार्क में चल रहे थे, आपने देखा कि यार आज ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लेट हो जाएगा, जल्दी पहुंचना चाहिए, तो आपने लपकना शुरू किया या दौड़ना शुरू किया। तो आपने क्या किया, अपने अंदर एक चेंज लाया। चेंज क्या लाया, अपने वेलोसिटी में चेंज लाया, खुद के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप किया है, ठीक है। और एक्सेलरेशन के आप फार्मूला फोर्स के साथ पढ़ेंगे तो बोलता है F = ma, यानी जहां एक्सेलरेशन होगा मास तो होता ही ऑटोमेटिक एक फोर्स जनरेट हो जाता है। वो बात की चीजें हैं जो हम न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, आपके लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। अभी तक तो हम यही समझेंगे कि भाई ये हमारे एक्सेलरेशन का टर्म होता है। नेक्स्ट, अब यहां पर हमको बताना चाहिए ग्राफ के रूप में। देखिए ग्राफ दो तरीके के पढ़ते हैं हम लोग, एक स्लोप ऑफ ग्राफ होता है, एक एरिया अंडर ग्राफ होता है। ये मालूम होना चाहिए आपको। जब हम स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करते हैं या एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हैं, बट उससे पहले में ये समझना होगा यहाँ पे कि ग्राफ में आपके सिलेबस में जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम फिक्स रहेगा, और बाई एक्सिस वाले में आप एक्सेलरेशन दे सकते हैं, वेलोसिटी दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, मतलब एक एक करके, जैसे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसे कर ग्राफ आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये समझना होगा, ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब आप बोलेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ तो यहाँ पर डिवीजन लगेगा, यानी कि वही डिफरेंशिएशन वाला। जब आप एरिया अंडर ग्राफ बोलेंगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे, हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे। तो हमारे पास कुछ साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे कि हमने V = हमने देखा S/T था, है ना, और हमने देखा A = था V ΔV/T था, ये हमने देखा यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पर स्लोप, जितने भी फॉर्मूले होंगे स्लोप आपसे पूछेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का, ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, ध्यान समझना S। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बोल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि मैं बोल रहा हूं ds/dt, या नॉर्मल S/T बोल रहा हूं मैं, S/T बोल रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है v, यानी कि हम बोल सकते हैं स्पीड। तो हमारा एक लाइन निकलता है कि स्पीड इज एक्चुअली स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वैसे ही अगर मैं यहां लिखूं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में हमने डैश लगाया है, इसका मतलब माइनस नहीं होता। जैसे भाई बहन, तो भाई माइनस बहन थोड़ी लिखते हैं, माता पिता, माता माइनस पिता थोड़ी लिखते हैं, पढ़ते हैं माता पिता। तो वैसे ही हो गया स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया S/T, यानी कि हमें यहां मिल गया वेलोसिटी। सिंपल सिंपल फंडा आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो आपको पूछ दिया जाए यहां पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने ट्रिक क्या आपको बताया है कि अगर स्लोप पूछा जाए तो डिवीजन करेंगे। तो वेलोसिटी का क्या डिवीजन का फॉर्मूला होता है, ये वेलोसिटी टाइम का डिवीजन कर दो, ऊपर v कर दो, नीचे t कर दो, तो इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी टर्म रहेगा उसको डिवाइड कर देना, तो आपको मिल जाएगा स्लोप। अब उल्टा हम बात करेंगे एरिया अंडर का। एरिया अंडर का मान लो यहां पर हम आपको समझाना चाहेंगे, समझो समझो समझो, समझने वाली चीज है ये। चलो इसी से कर देते हैं। एरिया अंडर की बात करते हैं। ये ग्राफ हम बनाते हैं, ये मान लो 1 से, और ये मान लेते हैं ये वेलोसिटी v है। अब इसके बाद ना हम यहाँ एक एरिया बनाते हैं, इस तरीके के एरिया बनाते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर इस एरिया का जो कवरेज होगा यहाँ पे, ये हमें बताएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली जब हम वेलोसिटी को, और यहाँ टाइम होता है, पहले बताया था ना मैंने, फिक्स है यहाँ टाइम होता है। जब हम लोग वेलोसिटी को और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आप जानते हैं मिलेगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, जो हमें क्या दे रहा है, यहां पर डिस्टेंस दे रहा है। और हम ये लास्ट में बोल सकते हैं
एरिया ऑफ कभी भी नहीं बोलते, एरिया अंडर बोलते हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि यहां पर हमें वेलोसिटी देगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। हम अगले पड़ाव पे जाना चाहेंगे इसके बाद। नेक्स्ट यहां पर एक स्टोरी से हम आपको समझाना चाहेंगे कि बेसिकली कैसे इन चीजों को आप समझ सकते हैं। बात है एक गांव की, गांव का नाम है मोसनपुर। क्या है गांव का नाम? मोसनपुर गांव का नाम है। इस गांव में हम दो लोगों की बात करना चाहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर इसको आपने समझ लिया तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, एक है जिनका नाम है मिस्टर डिस्टेंस सिंह। मिस्टर डिस्टेंस सिंह बड़े ही बेईमान टाइप के व्यक्ति हैं, कमाने के कई रास्ते इनके पास में हैं। दूसरे इनके गांव में रहने वाले एक और पड़ोसी हैं जिनका नाम है मिस्टर डिस्प्लेसमेंट सिंह। बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और केवल एक तरीके से इनका कमाई होता है। अब आप सोचने वाली बात है कि मिस्टर डिस्टेंस सिंह के कमाई के कई जरिए हैं, यानी कि मिस्टर डिस्टेंस सिंह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कई रास्ते से आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनका। यानी ये डिस्टेंस का क्वालिटी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। जबकि जो मिस्टर डिस्प्लेसमेंट है उनका बहुत ही सिंपल है कि हम केवल एक रास्ते से ही चलेंगे, यानी सिंगल डायरेक्शन की बात करेगा। तो इसलिए ईमानदार है, सिंगल वे ऑफ इनकम है। इन दोनों की शादी होती है, इन दोनों का एक एक बेटा होता है। इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है मिस्टर स्पीड सिंह, जिसको हिंदी में चाल कहते हैं। बड़ा चालबाज था ये, अपने बाप की तरह। ये भी बेईमान और कमाई के कई रास्ते एक्सपर्ट। क्योंकि मिस्टर डिस्प्लेसमेंट बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनका जो बेटा है वो भी ईमानदारी पे चलता है, मिस्टर वेलोसिटी सिंह। मिस्टर स्पीड सिंह की अगर हम यहां पर बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो स्पीड है ना, तो आप ये समझिए यहाँ पे कि जो भी जीवन भर कमाया इनके पिता ने, यानी डिस्टेंस ने लॉन्ग टाइम जितना कमाया वो सब किसका हो गया? स्पीड का हो गया। तो यहां फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरीके से पूरे जीवन भर डिस्प्लेसमेंट सिंह ने जितनी कमाई की लॉन्ग टाइम में, वो किसका हो गया? वेलोसिटी का हो गया। तो यहां फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, बात को समझिएगा, बात को ये समझिएगा कि मान लो कि इनके घर में इनकम टैक्स का रेट पड़ गया या इनके पीछे कुछ ऐसा रह गया। आप जानते हैं कि बुरी चीजें कभी भी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो पाप का घड़ा भरेगा और इनको हो जाता है जेल। ये कहाँ चले जाते हैं? जेल के सलाखों में चले जाते हैं और पूरी जिंदगी आजीवन चले जाते हैं। इनकी कहानी आगे वंश कहाँ बढ़ेगा? शादी नहीं होगा तो वंश कहाँ बढ़ेगा? ये ठहरे अपने पिता की तरह ईमानदार, इनकी भी शादी होती है और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम है मिस्टर एक्सेलरेशन सिंह। बड़ा बढ़िया है भाई, आगे बढ़ रहा है परंपरा ईमानदारी से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन कहाँ से आया है? वेलोसिटी से आया है। उनको अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से आएगा, स्पीड से कभी नहीं आएगा। इसलिए अब हम समझिए कि पूरे जीवन भर में जितना भी वेलोसिटी ने कमाई किया था, जितना भी चेंजेज आए, कमाई किया, जो टाइम हमने दिया, वो किनका हो गया? एक्सेलरेशन का हो गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये पूरी स्टोरी आपके इस पूरे टर्म्स को डिफाइन करता है। अब आगे हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ऐसे दो क्वेश्चंस जिसको हम अप्लाई करेंगे इन तीन इक्वेशंस पे, जो हमने बताया था आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन हमने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मान के चलिए आप यहां पर हैं और आप 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, आपको 10 सेकंड का समय लगता है। आपका इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा और आपका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक काम करते हैं, साइड में हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख देते हैं। ये है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को अपने साइड में लिख दिया है। हम अब चेक करेंगे कि जहां जहां रिक्वायर्ड होगा इनको हम यूज करेंगे। ओके, चलिए अच्छी बात है, इनको यूज करेंगे तो हो जाएगा। ओके, कलर चेंज कर लो, ग्रीन ही ले लेते हैं, ठीक है। सो अब हमें यह समझना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन वाले पार्ट में, क्या क्या गिवन है हमें। देखिए, हमें u दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, t दिया गया है 10 सेकेंड और हमें s दिया गया है 100 मीटर।
दिया गया है ना। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मीटर का मीटर होना चाहिए, टाइम का सेकंड होना चाहिए, और वेलोसिटी का ये स्पीड का मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देना है आपको। अब हमें ये देखना है कि हमें v निकालना है। तो हमको पता है भैया कि पहले वाले बात में जाएंगे, पहले वाले में तो पूरा मैच कर रहा है, u भी मैच कर रहा है, t भी मैच कर रहा है ना। यहां से v निकल सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पर जो है a नहीं दिया गया है, इसलिए फंस जाएंगे। इसलिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज नहीं कर सकते हैं हम। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला हमने देखा कि एस है, हाँ एस गिवन है 100 मीटर, यू भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और यहाँ से ए निकल जाएगा। हाँ ये भी बात सही है, यहाँ से ए हमारा निकल जाएगा। जब यहाँ से ए निकल जाएगा तब हम पहले वाले पे आके वापस से वी निकाल सकते हैं, या थर्ड वाले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखेंगे बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कहता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या दिया है, 100 यहां दिया है, u4 मल्टीप्लाई टाइम 10 ब्रैकेट में डाल दो, का कंफ्यूजन ना हो, 1/2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई t को 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब देखिए क्या बच गया, 100 इज इक्वल टू 40 प्लस, अब यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 2 और a। हेलो सो गए क्या? अब यहां पहुंचते पहुंचते सर नींद आने लग गई। कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करो, इससे फिजिक्स सही है। अगर बेसिक वाले पार्ट में सो जाओगे तो आगे क्या करोगे, एनर्जी बना के रखो। अब यहां पर देखो 50 यानी हो गया 100, इधर ले आओ 40, ये आपका काम है इसको सॉल्व करना। 50a ये हो गया 60 इज इक्वल टू 50a। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 60/50। 60/50 ये कट जाएगा, यानी 6/5 वही 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल गया a। जब a निकल गया है तो लगाओ पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां से आप v निकाल सकते हो। चलो कोई नहीं, यहां निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी u कितना है हमारे पास 4, a कितना निकला 1.2, t कितना 10, यानी 4 + 12 यानी आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमने v भी निकाल लिया और हमने a भी निकाल लिया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। एक और टर्म आपको बताना चाहेंगे, जब भी आपको न्यूमेरिकल में ये बोला जाए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि चीजों को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत ही उसका स्टार्ट रेस्ट से हुआ है, तो मतलब रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बिना बताए हम लोग u ले लेंगे। अब इस वाले में क्या, ये गाड़ी चल रही है, लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये रुका हुआ है 0, और इधर लिखा 100 मीटर पर सेकंड लिखा है ना ये। तो 100 मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन वाले पार्ट में लिख लेंगे u हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकंड, v हमारा हो गया 100 मीटर पर सेकंड। जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। t हो गया आपका 60 सेकंड। अब हमें यहाँ निकालना है डिस्टेंस और हमें निकालना एक्सेलरेशन। देखिए जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे फिर से हम दिमाग लगाएंगे कि हम इन 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैच करेंगे। u दिया है, v दिया है, t दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें t भी मालूम है, v u सब मालूम है। अगर हम पहले वाले पे जाएंगे, ध्यान सुनो, पहले वाले पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर a बहुत आराम से मिल जाएगा, और जब a मिल जाएगा तो दूसरे वाले में हमारा s भी मिल जाएगा। तो हम लगाएंगे पहला वाला इक्वेशन, और पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर v कितना है 100, ये है 0, a कितना है यहाँ पर नहीं मालूम, वही तो निकालना है, और t कितना है 60। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 60a, राइट। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 100/60, ये कट गया, आ गया 10/6, कट करो जी 5 3, यानी 5/3 कितना आ गया, ये 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1.66 कुछ ऐसा आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। अब इस वाले टर्म को हम यूज कर लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहां पर हम बहुत आसान तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना हमारे पास में है बताओ जरा 0,
तो 0 मल्टीप्लाई टी पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना, चलो मैं 5/3 ले लेता हूँ, और टी कितना 60 मल्टीप्लाई 60। अब बताओ ये कट करो तो कितना हो गया 30, और ये कट करो तो ये हो गया 20, हालांकि 30 भी कट सकता था, चलो कोई नहीं। एस कितना आ गया, ये तो 0 ही हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ बचा नहीं, 5 या 15, 15 30, और 2 0 यहाँ पर और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ गया 3000 मीटर आ गया, कितना आ गया 3000 मीटर, यानी एस इज इक्वल टू 3000 मीटर, जिसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके 3 किलोमीटर चला है ये। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं कितना यहाँ पर हमारा गया है, यहाँ पर 60 सेकंड गया, बड़ा लंबा चला गया फिर तो ये 100 मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड का समय लिया, एक बार चेक कर लूँ क्या, 1/2 5/3 60 मल्टीप्लाई 60, 60 सेकंड भी लिया है यहाँ पे, 2 से कट किया यहाँ पर 30, फिर 20, 600 तो हो गया, हाँ ठीक है कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक, मैंने रेंडमली लिया है ना, यहाँ पे कोई लॉजिकल यहाँ पर चीज़ें नहीं, मैं रेंडमली लिया समझाने के लिए। तो आई होप ये दोनों चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होगी, जिससे कि आपके जो आने वाले कैलकुलेशंस होंगे आप सही तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और समझाना चाहेंगे आपको, स्पेशल केस एक ग्रेविटी का है, क्योंकि यहाँ भी सवाल पूछा जाता है। जब आप बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे ही आ जाती है, कूद के मत देख लेना कि सर हम कूदे क्या नीचे गिरेंगे नहीं गिरेंगे तो ये चीज़ें होती कैसे है, इसको ग्रेविटेशनल का फोर्स कहते हैं एक्चुअली, और ग्रेविटेशनल का फोर्स यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। लेकिन जब अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में बात करते हैं तो स्पेशल केस होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ग्रेविटी के केस में जितने फोर्स से धरती किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है उतने ही फोर्स से वो ऑब्जेक्ट भी धरती को अपनी तरफ खींचता है, पर धरती इतनी बड़ी है, अर्थ इतना ही बड़ी है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑब्जेक्ट पे असर पड़ जाता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये नीचे की ओर खींचा जा रहा है, तो ये बनेगा F इज इक्वल टू mg, इसका एक फोर्स लगेगा। g क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको कितनी वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर आपको ब्रैकेट में या कहीं भी दे दिया जाए कि आप 10 यूज कर सकते हैं, तब लगभग आप डायरेक्टली 10 यूज कर सकते हैं। 0.8 है ना, तो 10 के करीब हो गया, बट ऐसे अलाउ नहीं है यूज करना। स्पेशल केस फ्री फॉल, किसी चीज को हम फ्री फॉल करते हैं तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। फ्री फॉल का मतलब मैं आपको एग्जांपल एक कुछ, चलो एक काम करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मैं चलो ये ले लेते हैं, ये समझाते हैं इससे आपको। अब देखो ये मैंने लिया है, ठीक है, इसको समझो जरा। अब मैं बोल रहा हूं फ्री फॉल, इसको लिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दिया मैंने, क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया ऐसे करके। तो जैसे मैंने, देखो मैं ऐसे ऐसे फेंक भी नहीं रहा हूं, मैंने खाली इसको छोड़ा है। इस केस को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का केस में क्या होगा कि हमने खाली इसको छोड़ा, यानी इसका जो u है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 है, कुछ है ही नहीं। कहाँ कुछ है, देखो कुछ नहीं है। हाँ, बाद में जाके इसकी v मिलेगी, ठीक है, v मिल जाएगा, पर u हमेशा 0 रहेगा। अब देखो ये है, इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं हम लोग। अब हम मान लो हम फ्री फॉल के केस की तरह हम कहते हैं कि भाई ऊपर चला जा, भाई ऊपर चला जा, जा रहा है ये, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। अब यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी दे देंगे, ये देखिए, ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो थ्रो अपने आप तो नहीं होगा, मतलब थ्रो वाले केस में कभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ, जितनी ज्यादा वेलोसिटी देंगे उतना ऊपर ये जाएगा, हल्का देंगे तो हल्का जाएगा। तो ये 2 केस है जो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो मैंने एक केस यहाँ पर आपको बताया फ्री फॉल का, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया जाता है तो यहाँ पर u हमेशा इसका 0 मीटर पर सेकंड लिया जाता है। और थ्रो वाले केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, तो u कभी भी इसका 0 नहीं होता। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक इसका मैक्सिमम हाइट होता है जहां से रिटर्न करता है। ध्यान सुनिएगा, ये मैंने फेंका, इसको स्लो करें, फेंका गया, देखो फेंका गया 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 गया, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा ये, और फिर ये वापस आ जाएगा। अगर ये नहीं रुकेगा फिर तो छप्पड़ फाड़ के ऊपर चला जाएगा, जैसे कि वो रोहित मेहरा कोई मिल गया मूवी में था, जादू है,
जिसमें वो मारता है फुटबॉल को तो ऊपर ही चला जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब हम थ्रो वाले केस में बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो एक मैक्सिमम हाइट होता है। देखिए, देख रहे हैं, एक मैक्सिमम हाइट है जहां पर जाके ये वापस आ रहा है, जहां पर जाके ये वापस आ रहा है। इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर से हम थ्रो किया, तो गया 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 गया, मान लो यहाँ पर इसका मैक्सिमम हाइट है। कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा कैसे हो गया, चलो इतना, तो यहाँ पर इसका v कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसके बाद ये रिटर्न इस करेगा, वापस रिटर्न करेगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी डायरेक्शन वाइज। हमने आपको बताया कि वेक्टर केस में कुछ डायरेक्शंस होते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर का डायरेक्शन थ्रो करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। अब नीचे वाले केस में जितने भी क्वांटिटी होगा हम नेगेटिव ले लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई केस नहीं है, हम चाहे तो नीचे ही पॉजिटिव ले सकते हैं, बट ठीक है, अपना एक ट्रेडिशन है जो कन्वेंशनली हम मानते आ रहे हैं। देखिए जी हमेशा नीचे लगता है यहाँ पे, तो हमने नीचे ले लिया। बाकी आप इस फॉर्मूले पे मत जाइएगा, प्लस और माइनस अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना। अब थ्रो वाले केस में देखो, हमारा जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फ्री फॉल वाले केस में जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का नीचे की ओर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना वो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि माइनस प्लस का कोई लोरचा नहीं है। आप कहो तो मैं सब में प्लस लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन माइनस केवल मैंने इसलिए लगाया है जी को देखते हुए कि जी हमेशा नीचे की ओर ही रहता है, इसलिए जी माइनस में दिया है। बाकी आप इनके साइन में चेंज कर लेना। सिंपल फंडा, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर फेंका और या जो भी नीचे आया, जो भी इसका हाइट होगा उसको एज से दिखाएंगे। यहाँ वाले केस में भी यहाँ से यहाँ तक यह मैक्सिमम हाइट h दिखाएंगे। तो ये जो मोशन हो गया ये वर्टिकल मोशन में हम बात करेंगे। अब तक हम लोग लीनियर मोशन में बात कर रहे थे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल बात कर रहे थे। ये भी लीनियर ही है बट वर्टिकल है ये। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, यहाँ माइनस जी टी कर दिया है। h जहाँ एच था वहाँ h हो गया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि वहां पर भी था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a था। तो यहाँ हमारा ओवर होता है पूरा का पूरा फिजिक्स का बेसिक। हालांकि ये पूरा बेसिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जिसका बहुत दिन से समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिन से पढ़ाई छूटा है, वो फिजिक्स को फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। और टाइमिंग भी हमारा अच्छा खासा, लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइमिंग यहाँ पर गया है। बट 1 घंटे में हमने इतनी सारी चीज़ों को कवर कर दिया, यही बड़ी बात है, ताकि आपका टाइम बचे। बाकी मिलेंगे एक इसके नए चैप्टर में, नए कंटेंट में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।